ओके जी। सो बेटा हमने लास्ट क्लास में आपको ऑर्गेनिक का एक क्विक रिवीजन दिया था। सो आज हम इनऑर्गेनिक का क्विक रिवीजन आपको देंगे। अच्छा, इनऑर्गेनिक में ना ये चैप्टर्स हैं बेटा आपके पास दैट यू हैव टू डू। ग्रुप 3, ग्रुप 2 है, ग्रुप 7 है, पीरियोडिसिटी है, नाइट्रोजन एंड सल्फर है। यू हैव टू डू दीज ऑल राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बेटा, पीरियोडिसिटी से बेटा हम स्टार्ट लेंगे। सो पीरियोडिसिटी यानी कि टॉकिंग अबाउट पीरियड 3। ओके। सो बेटा पीरियड 3 जो है ना वो आई थिंक सोडियम से स्टार्ट होता है। सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, देन क्लोरीन है, देन आर्गॉन है। कुछ ऐसे ही होता है पीरियोडिसिटी आई थिंक से। ओके जी। तो यहीं से हमने स्टार्ट किया है बेटा। तो सबसे पहले आइए हम इसमें देखते हैं। इनमें हम कुछ ट्रेंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक लेट्स सपोज सबसे नंबर 1 इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो बेटा अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें ना बेटा तो वो डिक्रीज होता है। जो डिक्रीज होगा ना मैं एरो डाउनवर्ड बनाता जाऊंगा उसका। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। अब मैं इसका रीजन नीचे लिख रहा हूँ। नंबर वन डिस्टेंस, यानी एटॉमिक रेडियस के कम होने का रीजन क्या हो सकता है बेटा? कि डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी इस वाले रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि कुछ ऐसा, अगर ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो बेटा इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड रेडियस राइट। ए आर एटॉमिक रेडियस। ओके हो गया बेटा। हम इसकी बात कर रहे हैं तो बेटा ये क्यों डिक्रीज हो रहा है? ये क्यों डिक्रीज हो रहा है आइए जरा हम उसे देखते हैं कि ये डिक्रीज हो क्यों रहा है। ओके। तो बेटा जब आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, जब जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो बेटा आप एक चीज नोट करना कि आपके पास जो है ना वो नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं इसका एक। तो बेटा ये आप देखिएगा जरा, आपके सामने आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे कुछ। सोडियम का देख रहे हैं, मैग्नीशियम का देख रहे हैं, एल्यूमिनियम का है, सिलिकॉन का है, फास्फोरस का है। एक चीज नोट कर रहे हो बेटा, सब शेल रिमेन द सेम। अब एक चीज नोट कर रहे हो, टोटल टोटल नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। टोटल नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। तो फिर क्यों साइज डिक्रीज हो रहा है भाई? अगर टोटल नंबर ऑफ शेल ही सेम है ना, तो बेटा फिर साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो फिर आप कहोगे कि उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। ओके। और शील्डिंग भी सेम है बेटा। इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। सेट हो गया जी, ओके हो गया। तो ये तो बात हमने कहानी सुना दी आपको एटॉमिक रेडियस की। अब हम आपको कहानी सुनाएंगे आयोनिक रेडियस की। बेटा आयोनिक रेडियस में आपके पास इसमें दो आयन्स होते हैं। ओके। कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। लाइक एक तो ये है आपके पास,
और एक आपके पास ये होता है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड कैटायंस। पीरियड थ्री की बात कर रहा हूँ मैं, और ये एनायंस। तो अगर आप इसकी बात करो ना बेटा, तो कैटायन का जो रेडियस है ना मेरे बच्चों, वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एन आयन का भी जो रेडियस है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब क्यों हो रहा है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें भी वही रीजन है, नंबर ऑफ जो शेल है वो बेटा सेम होते हैं। बस प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से जो है वो उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, और इस वजह से आपका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मैं कैट आयन का अगर रीजन लिखूँ ना, तो सेम एज अबव, सेम एज अबव। अच्छा, इसमें भी क्या है बेटा आपके पास, अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज आपका डिक्रीज होता जा रहा है। जब जितना नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है ना, तो रिपल्जन इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज होती है, और जब रिपल्जन डिक्रीज होती है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, तो ओवरऑल साइज आपका क्या हो जाएगा, इसका भी डिक्रीज ही होगा। चार्ज इज गोइंग टू डिक्रीज, मुझे लिखना चाहिए, मेंशन करना चाहिए, चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज। रिपल्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। इस वजह से आपका आयोनिक रेडियस क्या हो रहा है, जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, अच्छा ये तो हो गया आयोनिक रेडियस। अच्छा, अब आइए जरा आप आयोनाइजेशन एनर्जी पर। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपकी क्या होती है मेरे बच्चे, इंक्रीज होती है। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का और एटॉमिक रेडियस का इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर स्मॉलर साइज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और लार्जर साइज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इस वजह से। ओके, अच्छा एक बात हम आपको बता दें बेटा, पहले इनके ग्राफ्स वगैरह भी आपको पता होने चाहिए, सही है ना। तो मैं इसकी बात आगे कर लूँ, पहले ग्राफ बना दूं, है ना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा ना, हम उसके साथ साथ उसका ग्राफ बनाते रहे। तो हम आपको एक चीज बता देते हैं बेटा, आइए जरा यहाँ पर देख लेते हैं। एक चीज बता देते हैं आपको, एटॉमिक रेडियस का ग्राफ और आयोनिक रेडियस का ग्राफ, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम कुछ ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं इधर, जो कि दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, नंबर वन, ये आपके पास एटॉमिक रेडियस है, और ओके यहाँ पर एलिमेंट्स के नाम है, प्रोटॉन नंबर्स हैं। लाइक यहाँ पर कौन कौन आएगा, सोडियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो बेटा ये इनका एटॉमिक रेडियस है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, अच्छा इसी तरह से जब आपका एक और ग्राफ बनेगा, दैट इज द आयोनिक रेडियस का, तो वो जरा देखिएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, जो कैट आयन के साइजेस होते हैं वो एन आयन से छोटे होते हैं। तो ये मैं एक बात आपको एक एक्स्ट्रा बता दूं कि साइज ऑफ कैट आयन
is always smaller than the size of an ion. सही है जी, एक तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एन आयन के साइज बड़े होने चाहिए ना यार, तो एक काम कीजिएगा जरा आप, आपके पास ये है सोडियम। ओके, थोड़ा सा मैंने बहुत मिला मिला के लिख दिया, मुझे तो ये लिखना चाहिए। ओके, तो आपके पास कैट आयन का जो साइज है ना वो तो सही है। और ये जो एन आयन्स है ना इनके साइज भी कम हो रहे हैं, लेकिन ये कैट आयन से ज्यादा है। सही है जी, ओके। आसानी के लिए बनाया था हमने तो ये। तो ये कैट आयन का ट्रेंड है आपके पास, तो ये डिक्रीज हो रहा है। और बेटा ये एन आयन का ट्रेंड है आपके पास, जो कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी ओके हो गया। तो ये डिफरेंस आ रहा है बेटा, आप देख रहे हैं साइज का। ये डिफरेंस आ रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है, आयोनिक रेडियस है। ओके, आइए जरा आयोनाइजेशन एनर्जी पर। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी होती तो वैसे डिक्रीज ही है क्रॉस द पीरियड, और इंक्रीज होती है क्रॉस द पीरियड। लेकिन वी हैव सम फ्यू एक्सेप्शन। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती क्यों है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है। एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the outer electron and nucleus increases. Okay, so more energy is required to remove outer electron, और इसीलिए आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सही है। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं बेटा, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं हम। ओके, तो ये आपके पास आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं ना यार आपको, तो बेटा ये अगर सोडियम है तो ये मैग्नीशियम है तो ये एल्यूमिनियम। सेट हो गया। ओके, देन फिर आपके पास ये सिलिकॉन है। फिर होता क्या है बेटा, फिर आपके पास फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के बाद आपके पास सल्फर आ गया। और फिर आपके पास, और फिर आपके पास क्या आ गया बेटा, कुछ ऐसा क्लोरीन आ गया। मैंने ऐसी रैंडम वैल्यूज शो ली है तो वैसा हो रहा है। अच्छा, ये तो बेटा होता है, इसमें क्या है कि अगर हम आपको बताएं कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास, तो बेटा आपके पास एक और एक्सेप्शनल केस है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भी एक्सेप्शनल केस है। तो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम है।
फिर ये सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, सल्फर कम हो जाता है, फिर सल्फर कम हो जाता है, एंड दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, और फिर उससे आगे आर्गॉन है। यानी कि कुछ ऐसा है ये सीन। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, और ये हो गया। तो ये तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाली चीज है, ये तो कम हो रहा है यार, ये तो ट्रेंड कोई फॉलो नहीं कर रहा। वैसे जनरल ट्रेंड तो ये बन रहा है कि इंक्रीज, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहे, ये एक्सेप्शनल केसेस है भाई। ये क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है, एक मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, और एक फास्फोरस और सल्फर है। तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं, मैग्नीशियम वर्सेस एल्यूमिनियम एंड फास्फोरस वर्सेस सल्फर। ओके। तो बेटा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है? हालांकि ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो फिर तो बेटा एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में। सही है जी, ये मैंने मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, और ये मैंने एल्यूमिनियम की लिख दी। ओके जी, तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी एल्यूमिनियम की। अब आप एक चीज नोट कर रहे हो, ये जो आपका 3p ऑर्बिटल है बेटा, एक तो ये पार्शियली फिल्ड है, दूसरा फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। तो जब फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, और ये ऑक्टेट रूल को, यानी कि आप यूं समझ लो कि इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि पी न्यूक्लियस से तो दूर हो गया, तो लूजली अट्रैक्टेड है, तो लूजली अट्रैक्टेड को रिमूव करना आसान है। जबकि जो आपका ये जो एस है, दिस इज फुलफिल्ड, दिस इज फुलफिल्ड, फुलफिल्ड इज स्टेबल, फुलफिल्ड इज स्टेबल, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बेटा ये इनके रीजंस है ना यार। इसी तरह सल्फर भी देख लेना। बात समझ आ रही है मेरी? बेटा ये आता है आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ, आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ। अब आइए जरा हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी। बेटा कंडक्टिविटी की अगर आप बात करोगे ना भाई मेरे, तो बेटा इसका कोई ट्रेंड नहीं है कि मतलब इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। बेटा मेटल की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मैं मेंशन कर देता हूँ अलग अलग ना। फॉर मेटल्स इट इंक्रीजेस, एंड फॉर नॉन मेटल्स इट डिक्रीजेस। और सिलिकॉन जो है वो इनके बीच में आ रहा था बेटा, क्योंकि वो मेटलॉइड है, नॉट अ मेटल, राइट? तो अगर मैं बेटा इसका भी आपके सामने कर्व बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, ये कंडक्टिविटी आ गई है वाई एक्सिस पे। ओके, ये एलिमेंट्स के नाम है। ये आपके पास बेटा आ गया, बल्कि मेटल की कंडक्टिविटी ये आ गई आपके पास, जो इंक्रीज होती जा रही है। और आपके पास आ गया, अल्लाह भला करे, कुछ ऐसा सीन, यानी कि ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, और ये क्लोरीन है। तो अब आप देख सकते हो कि मेटल की कंडक्टिविटी और नॉन मेटल की कंडक्टिविटी, मेटल की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, जबकि नॉन मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। बेटा ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बिल्कुल माइंड में रखने हैं यार ये। बिल्कुल रट्टा मारना है, एकदम चाइना वाला रट्टा, आप समझ रहे? एकदम वीआईपी वाला बनाना है तुम लोगों को ये। अच्छा फिर आइए जरा आप लोग मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर लो यार।
ओके, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना यार, तो मेल्टिंग में देखा जाएगा कि बेटा इनके स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इनके स्ट्रक्चर पे। बात समझ रहे हो क्या कहते हो? कैसे? तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि इसमें होता यह है कि आपके जो मेटल है ना बेटा, मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं कि मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। ओके, और नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा, वो वैरी कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं, melting point of metals will be higher than the melting point or boiling point of non-metals. ओके जी। तो बेटा मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स पे भी सारी चीजें होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स बेसिकली मुझे वर्ड यूज करना चाहिए। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, आपको अच्छी तरह से पता है बेटा। तो अब जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड चलते जा रहे हो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस क्लोरीन आर्गन, तो बेटा इनके एटॉमिक रेडियस तो कम होते जा रहे हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ? क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं सही कह रहा हूँ ना कि इनके एटॉमिक रेडियस कम होते जा रहे हैं? आप मेटालिक बॉन्ड की डायग्राम को सोचो ना यार। मेटालिक बॉन्ड क्या होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन, सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अगर कैटायन का साइज चिन्ह सा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट। अगर कैटायन का साइज बड़ा है तो लूजली अट्रैक्टेड है, लेस अट्रैक्शन है। लेस अट्रैक्शन मींस लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट। जैसे जैसे आप जाते जा रहे हो, साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, फ्रैक्शन ज्यादा होती जा रही है, फ्रैक्शन ज्यादा होती जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है ना भाई? सही कह रहा हूँ ना यार मैं? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये याद रखिएगा आप लोग बेटा। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। तो अभी मेटल की बात अगर मैं करूं बेटा, अगर हम मेटल की बात करें तो आइएगा जरा, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। बेटा इन तीनों की अगर मैं बात करूं ना, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेस। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेस। ओके, तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा बेटा। सिलिकॉन एक एक्सेप्शनल केस है। बेसिकली सिलिकॉन जो है वो जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं आपके पास। सो सिलिकॉन इज ऑन द टॉप ऑफ द, यू कैन से दैट टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है ये। अच्छा, दूसरा मैं अगर आपको बताऊं बेटा, आपके पास बचता है सिलिकॉन। पहले तो आप इस सिलिकॉन को निपटाओ ना यार। सिलिकॉन, सिलिकॉन का बेटा जायंट है स्ट्रक्चर। सिलिकॉन हो गया, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। फास्फोरस इज P4, सल्फर इज S8। ओके, सल्फर इज S8। तो बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अब हम आपको बता देते हैं कि सीन क्या है। अच्छा, ये तीनों के तीनों जो है ना मेरे बच्चों, ये तीनों के तीनों है ना, ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इनका। जो सिर्फ सिलिकॉन है जो जायंट है आपके पास। ओके, और इनमें वेंडर वॉल फोर्स इज देयर। वेंडर वॉल फोर्स इज देयर जो कि वीक फोर्स है। लेकिन S8 और फास्फोरस में इसलिए ज्यादा है क्योंकि लॉट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर, तो इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा? ऑब्वियसली उनमें चेंज जरूर आएगा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूँ तो जरा देखिएगा बेटा। ओके, तो आइए जरा।
मैं डॉट्स डॉट्स बना के कर लेता हूँ ताकि थोड़ी आसानी से समझ आ जाए आपको। ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ओके, फिर सिलिकॉन है। ओके, फिर फास्फोरस है। तो मुझे इसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अभी आपके पास नॉन मेटल शुरू हो गए। ओके, ये फास्फोरस है। फिर थोड़ा सा ऊपर सल्फर है। फिर क्लोरीन है। फिर आर्गॉन है। फिर क्या है, आर्गॉन है। ओके, अब मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे। ओके, तो बेटा ये सिलिकॉन है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ओके, तो बेटा वो सल्फर यानी S8 का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि उसमें ज्यादा बॉन्ड्स है, फास्फोरस से ज्यादा बॉन्ड्स है उसके अंदर। जब फास्फोरस से ज्यादा बॉन्ड्स है उसके अंदर तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। नेम ऑफ एलिमेंट्स। ओके जी, नेम ऑफ एलिमेंट्स या प्रोटॉन नंबर कह दो आप। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बन रहा है बेटा आपके पास। सही है जी। ओके, अच्छा, इसी तरह से आप ये सारे ट्रेंड हमने डिस्कस कर लिए हैं बेटा, जितने भी ट्रेंड है ना वो यही ट्रेंड है। बात समझ आ रही है। अब हम आते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर अब हम आते हैं। तो अगर आप अगर आप पीरियड थ्री मेटल्स का या नॉन मेटल्स का या पीरियड थ्री एलिमेंट्स का सबकी कलेक्टिवली एक साथ बात कर रहा हूँ, बेटा आप रिएक्शन करवाओ किससे, क्लोरीन से। रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स विद क्या, जी आइए जरा। ओके, इजी इजी। तो बेटा याद रखिएगा मेरे बच्चों याद रखिएगा, जब आपके पास सोडियम रिएक्ट करेगा, या अब आपके पास, या ये या ये। ओके, तो एरोज बना दूं सबके एक साथ। ओके जी, तो बेटा इसमें बनेगा आपके पास है मेरे बच्चों, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, MpCl5। ये लिक्विड होता है। ये आपके पास ये भी लिक्विड होता है। ये सॉलिड होता है। ये भी सॉलिड होता है। ये भी सॉलिड होता है। स्टेट सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हमने इसका लिख दिया बेटा, इसके साथ क्लोरीन के साथ। तो अब हमें ये देखना है
कि इनके जो आपस ये जो बन रहा है प्रोडक्ट आपके पास बन रही है मेरे बच्चों, इनकी नेचर क्या होगी यार। मतलब बात समझ रहे हो तो इनकी नेचर क्या होगी। यानी मेरा नेचर से पूछने का मकसद ये है कि अगर हम आपको कहें कि हमने फर्दर इनको बेटा डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर में डाल दिया यानी कि, तो क्या होगा। बात समझ रहे हो क्या होगा। यानी फर्दर मैं इनके रिएक्शन करवा रहा हूँ। फर्दर मैंने ये सारी चीजें ले ली। ओके। फर्दर मैंने ये सारी चीजें ले ली कुछ इस तरह से, और से देखिएगा जरा, तो मैंने सारी चीजें यहाँ लिख ली। ओके। मैंने यहाँ लिख लिया बेटा। सेट है। अब हुआ क्या बेटा, जब हमने इसको वाटर में डाला, तो हमने इसको वाटर में डाला ना बेटा, तो मैं तसल्ली से पहले ये काम कर लूँ फिर आपको बताता हूँ ये सीन क्या चल रहा है इधर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। यस। ओके। अच्छा बेटा, इसमें हुआ ये कि आपके पास सोडियम क्लोराइड जब तुम वाटर में डालोगे ना बेटा, सोडियम क्लोराइड को, H2O, तो पता है ना आपको क्या बनता है। ये बन जाएगा बेटा, ये तो डिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व नॉट रिएक्ट। ओके। एंड इट्स फॉर्मिंग न्यूट्रल सॉल्यूशन। इट्स फॉर्मिंग व्हाट, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर हम आपको कहें MgCl2 बेटा, ये भी आयोनिक है। आयोनिक वाले रिएक्शन नहीं करते, सही है, डिजॉल्व हो जाते हैं। देखो कितनी हमने आपको कितना बड़ा जुगाड़ बता दिया बेटा, कहाँ आपको रिएक्ट लिखना है, कहाँ आपको डिजॉल्व लिखना है। कोवेलेंट में रिएक्ट लिखोगे और आयोनिक में डिजॉल्व लिखोगे। अच्छा, ये जो सोल्यूशन बनाता है ना, ये स्लाइटली एसिडिक बनाता है, क्योंकि MgCl2 जो है ना वो MgOH बनाता है, और HCl जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन है। स्लाइटली एसिडिक है। ओके। थोड़ा नीचे करना, इसको यहाँ कर लो। स्लाइटली एसिडिक बना दिया बेटा इसमें। आइए जरा, ये क्या कर रहा है, AlCl3 का जब तुम कराओगे वो बेटा वाटर के साथ, तो ये बनता है बेटा Al2। सॉरी, आपके पास बनेगा, आपके पास बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl। ये तो रिएक्ट कर रहा है, ये तो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, एसिडिक सोल्यूशन। ओके। तो फिर इसने जब SiCl4 से किया, तो आपके पास क्या बना, SiO2 reacts with reacts with water। ये रिएक्ट करेगा, इतना इतना काफी है। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिडिक सोल्यूशन। इसी तरह से PCl5 का रिएक्शन कराओ किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या बनता है बेटा, HCl तो बनेगा ना।
ये भी आपका क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन है। ओके, रिएक्शन हो गया। अच्छा, अब आइए जरा आप बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइए जरा इसका ना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये थ्री एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन लिखना चाहिए मुझे। ओके, तो मैं अब क्या करूंगा, इसी को ही मैंने कॉपी पेस्ट किया, बट अब हमारे पास Cl2 नहीं है बल्कि ठीक है, ये MgO, Al2O3, SiO2, P4O10, सल्फर का जो है वो SO2। ओके बेटा, तो ये आपके पास सॉलिड है, सॉलिड है। ओके जी, ऑलमोस्ट सॉलिड्स हैं सारे के सारे। ओके, अच्छा जी, ये रिएक्शन हो गया इनका किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ। ओके, अच्छा जी, मैं ऊपर आपको बता दिया ना कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्या है, क्यों नहीं है, कैसा है, क्या हो गया। अच्छा, फिर क्या है बेटा आपके पास, आपके पास जो ये जो ऑक्साइड बने हैं ना बेटा, अब इनमें आपको बताना है इनकी नेचर बेटा, मतलब कि नेचर क्या है इनकी, एल्कलाइन है या एसिडिक नेचर है। तो याद रखना बेटा, ये बेसिक बेसिक नेचर का है, ये भी बेसिक का है। ओके, ये भी क्या है, बेसिक का है आपके पास। और यानी कि मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, नेचर इनकी बेसिक बुला है, ये भी बेसिक है। Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है, एसिडिक है, एसिडिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो ये भी एसिडिक नेचर है। ओके, तो अब ये जो ऑक्साइड आपके पास बने हैं ना, इनका आप रिएक्शन करवाइए जरा वाटर के साथ, इनका रिएक्शन आप क्या करवाइए वाटर के साथ। अब लेट्स सपोज बेटा हमने क्या किया, Mg यानी Na2O से स्टार्ट किया, Na2O से हमने स्टार्ट किया, और H2O, फिर MgO, H2O, Al2O3,
H2O, H2O, H2O। ओके, तो ये जी कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको। तो बेटा ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, NaOH, ये MgOH2, Al2O3 नो रिएक्शन पानी के साथ, SiO2 नो रिएक्शन, इसी तरह से P4O10 के साथ आपका बनेगा H3PO4 जो कि एक्वस होता है, और SO2 के साथ क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा। और अगर यही आपके पास SO3 होता, H2SO4 बनेगा। ओके जी। तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये आपके पास वीक एल्कलाइन है। ओके, ये वीक एसिड है। ओके, और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये जो H2SO3 है ना आपके पास, H2SO जो आपके पास 3 है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H2SO4 भी आपके पास क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चूंकि ये जो ऑक्साइड है, ये मेटल भी है, नॉन मेटल के ऑक्साइड भी है, एसिडिक ऑक्साइड भी है, बेसिक ऑक्साइड भी है, तो फिर इनको रिएक्शन करना चाहिए HCl के साथ। बात समझ लो, पीरियड 3 ऑक्साइड्स, यहाँ मैंने सिर्फ मेटल ऑक्साइड लिखा है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था पीरियड 3 ऑक्साइड्स। सेट हो गया जी। ओके, आगे चलते हैं। आइए जरा बेटा, Na2O with HCl, MgO with HCl, with HCl, with HCl, P4O10, HCl, SO2, HCl। बल्कि आप उसको यूं कर सकते हो कि जो जो मेटल होगा, यानी वो तो सही है, एसिड से रिएक्शन कर देगा, क्योंकि मेटल की जो नेचर होती है वो एसिड, मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, ये जो शुरू के है ना बेटा, शुरू के, इनको तो सही HCl से करेंगे ये रिएक्शन, लेकिन ये तो नहीं करेगा ना, ये तो बेटा एसिडिक है, तो खुद बेस से करेगा ये। तो इनको आप एक काम करो जरा, इनको एक काम करो, आप यहाँ लिख दो, क्योंकि Al2O3 की एम्फोटेरिक नेचर है, तो आप बेटा दोनों से रिएक्शन शो करवा के दिखाओ ना, आप दोनों से कराओ ना यार। और ये चूंकि सारे एसिडिक हैं तो बेस से रिएक्शन करेंगे। आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसे इसे कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ओके जी। तो बेटा Na2 जब करेगा तो क्या बनेगा, और ये जब करेगा तो क्या बनेगा, ये जब करेगा तो क्या बनेगा। और इसके साथ NaOH के साथ ये वाटर भी लगा दो और ये वाली प्रोडक्ट बना दो। ओके। अच्छा, SiO2 के साथ क्या सीन है, और क्या बनेगा H2O। P4O10 के साथ क्या सीन है, सॉल्ट बना और वाटर बना। इसी तरह से SO2 और NaOH पे क्या है भाई। सही है। ओके। तो ये कुछ समराइज रिएक्शंस हैं बेटा जो आपको पता होने चाहिए, यानी ये जितने भी मैंने लिखवाए ये आपको बेटा याद होने चाहिए। ओके।